सबसे पहले हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए हमें बताइएगा कि ऑटिज्म बीमारी असल में क्या है और ये बीमारी बच्चों में किन वजूहात की बिना पर जाहिर हो सकती है। देखिए, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके कोर सिम्टम्स में आता है कि बच्चे का रिस्पॉन्स टू नेम एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, बच्चे के अंदर इमिटेशन स्किल्स लैक करी होती हैं कि बच्चे के सामने अगर आप क्लैप करेंगे तो वो उसको इमिटेट नहीं करेगा या कोई और दूसरा जेस्चर है वो उसको इमिटेट नहीं करेगा, बच्चे का आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, बच्चे में कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं होती, बच्चे का सोशलाइजेशन पुअर होता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी की बहुत इश्यूज होते हैं। लाइक वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, तो वो या तो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई ऐसे बच्चों में। इसके अलावा बच्चों के अंदर आप स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स नोटिस करेंगे कि बच्चे का रॉकिंग बिहेवियर होगा, हैंड फ्लैपिंग होगी, बच्चा कानों पे हाथ रख लेगा, कोई भी शोर सुनाई दिया जाएगा, इवन कि डोर बेल होगी, अगर घर में ग्राइंडर की आवाज़ भी होगी तो उस पर भी वो कानों पे हाथ रख लेगा, उसके शेडोज के साथ खेलेगा, चीज़ें बार बार लाइन अप करेगा, स्पिनिंग बिहेवियर होगा बच्चे का। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि ये ऑटिज्म के फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं तो हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। आपने बात की है वजूहात की, तो एक बड़ी वजह मेनली तो जेनेटिक कॉज डेफिनेटली है। तो दूसरी जो वजह वो स्टैटिक मीडियम है, जो एक्सेसिव यूजेज फ़ोन का, टीवी का, जितना भी स्क्रीन टाइम होता है उसका जो एक्सटेंसिव रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑटिज्म के फीचर्स को डेवलप करने में। अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जिन जीन्स में अगर हम फैमिली हिस्ट्री लें तो साइकेट्रिक इलनेस होती है या फिर आपको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स नज़र आएंगे जिसमें बच्चा जो है वो या तो ब्रेन इंजरी होगी या फिर बच्चे की बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन की वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो उनसे होती हैं कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा ऑटिज्म की तरफ चला जाता है। एंड ऑल्सो फैमिली मैरिजेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में। ठीक है, और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म के अलावा दीगर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, जो दीगर बीमारियां हो सकती हैं उसमें आ सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आती भी है ऑटिज्म के साथ और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी आती है। इसके अलावा अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हट के देखें तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिसमें डिसकैल्कुलिया के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिस्लेक्सिया के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिस्ग्राफिया के प्रॉब्लम्स कि बच्चा पढ़ नहीं सकता, रीडिंग नहीं कर सकता, स्पेल नहीं कर सकता, बच्चा कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैथ्स में उसको प्रॉब्लम होती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे के मोटर स्किल्स जो उनसे वो इफेक्ट होती हैं, आप देखेंगे ऐसे बच्चे टिप टो पे वॉकिंग कर रहे होंगे और इन बच्चे क्लमजी होते हैं ऐसे बच्चे। या अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे बच्चों की को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्टमक में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है या उनके स्लीप में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑटिज्म के साथ को अकर कर सकती हैं। ठीक है, और ऑटिज्म में मुब्तला जो बच्चे हैं उनको वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना आप ये देखती हैं कि ये मुमकिन है? कितना उस पर काम करने की जरूरत होती है? उसका तरीका इलाज क्या होता है? देखिए, हम बच्चे को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन उसमें सबसे पहले पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स डिनायल में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस फेज में आने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रीटमेंट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे और रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। सेकेंडली ये है कि आपको जब पेरेंट्स हैं बच्चे को लेके आते हैं तो बच्चे के हम सिम्टोमोलॉजीज देख के पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पेरेंट्स आते हैं वो आके ये बात कहते हैं कि ये हमारा बच्चा महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा या साल में, नहीं, ऐसा नहीं है कि साल में ठीक हो जाएगा या 2 साल में, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए कोई दवाई तो अभी तक इजाद नहीं हुई कि हम कोई दवाई देंगे तो ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, नहीं। इसके लिए हमें थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस देनी पड़ेंगी जिसमें हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। लाइक सबसे पहले AB होती है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हम ऑन बोर्ड लेते हैं, फिर हम स्पीच पैथोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड लेते हैं, OT स्पेशलिस्ट को लेते हैं कि उनकी सेंसिटिविटी इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाए, उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये सब मिल के कोलैबोरेटिवली ये सब मिल के काम करते हैं जिसके बाद रिकवरी पॉसिबल हो सकती है।